नमस्कार, मैं हूं हरिंदर कौशल। आप देख रहे हैं मरुधर हिंद 24 न्यूज़। देश के बीच में आज अहिंसा का दौर चल रहा है। मणिपुर की बात करें या हरियाणा की बात करें, कहीं पर भी देख ले तो आज देश दो समुदायों के बीच झगड़े को लेकर हिंसा के दौर से गुजर रहा है। मणिपुर के बीच में जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं कि स्त्रियों के ऊपर कितना अत्याचार हुआ, उनको नग्न कर कर घुमाया गया। हरियाणा के बीच में अगजनी होती है, गुड़गांव जो कि साइबर हब के नाम से जाना जाता है, जिसकी पूरी दुनिया में पहचान है, वहाँ पर जो घटना घटी उसको लेकर कहीं ना कहीं देश का सर शर्म से झुका है। एक इमाम को मस्जिद के बीच में गोली मार दी जाती है। आज हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता एस दहिया मौजूद हैं। हम इन्हीं से जानेंगे कि क्या कानूनी पहलू रहते हैं, किस आधार के ऊपर सरकार कार्रवाई करती है, और मणिपुर के बीच में जो 100 दिन तक एफआईआर तक लॉन्च नहीं की, पुलिस की क्या कार्यप्रणाली है, क्यों इस प्रकार हुआ, किसके दबाव में सब होता रहा, और जो आरोपी हैं उनके विरुद्ध पीड़ित किस प्रकार कार्रवाई कर सकते हैं। आज हम जानेंगे वरिष्ठ अधिवक्ता एस दहिया जी से, जिनको कि सुप्रीम कोर्ट के बीच में लगभग 35 से 36 साल वकालत का तजुर्बा है। नमस्कार दहिया साहब। नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि जैसे मणिपुर के बीच में हिंसा हो रही है और आपने देखा है कि वह स्त्री के ऊपर बहुत ही अत्याचार हुए हैं, वो लोग किस प्रकार से कानून का लाभ ले सकते हैं, और किस प्रकार, जैसे कि 100 दिन से वहाँ एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई, अब क्या उनके पास प्रावधान है? इसमें ऐसा है कि हमारे देश के अंदर सीआरपीसी है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, जो कि हमारे पूरे देश में लागू होता है। किसी में कोई भेदभाव नहीं है, और उसके तहत दफ़ा 154 सेक्शन 154 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, उसके तहत जैसे ही कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, कॉग्निजेबल का मतलब जो जघन्य अपराध है, अगर कोई भी होता है तो पुलिस को, उसके थाना अध्यक्ष को, उसको तुरंत ही, जैसे ही कोई पीड़िता या पीड़ित जाता है, उसको तुरंत एफआईआर करनी पड़ेगी और उसकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करनी पड़ेगी। अगर वो बाई चांस नहीं करता है तो उसकी रिपोर्ट है, हम ऊपर उनके डीसीपी हैं, मजिस्ट्रेट है, उसके सामने भी हम जाके उसकी रिपोर्ट कर सकते हैं। तो ये इसमें जो 100 दिन का समय लिया गया, ये बिल्कुल भी हमारे कानून की किसी भी किताब के अंदर नहीं है। इसके अंदर हमारा जो कानून व्यवस्था है उसकी धज्जियां उड़ाई गई हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। इस तरह की अगर अराजकता फैलती है तो इसका एग्जाम्पल दूसरे स्टेट के अंदर दूसरी जगह भी जाएगा, जिसका कि बर्निंग एग्जाम्पल नूह वाला, मेवात वाला ये एपिसोड है, कि वहाँ भी उनको पता लग गया कि कानून व्यवस्था नाम की हिंदुस्तान में कोई चीज़ नहीं है। यहाँ पर हमारी गवर्नमेंट हैं, वो ये बात करती हैं, अखंड भारत की बात करती हैं कि हिंदुस्तान एक अखंड भारत है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बर्मा, जो म्यांमार वगैरह हैं, वो भी, श्रीलंका है, ये भी हिंदुस्तान का हिस्सा है और ये होना चाहिए। अखंड हिंदुस्तान की बात करते हैं, लेकिन यहाँ अंदरूनी खंड खंड करके इस व्यवस्था ने हमारे को प्रैक्टिकली ये दिखा दिया है कि भारत है वो अखंड नहीं, इसके जो खंड खंड हुए पड़े हैं, टुकड़े हुए पड़े हैं। लेकिन कोई मणिपुर जैसी या नूह जैसी घटना आती है, तब हमें एहसास होता है कि भारत के तो ये खंड खंड हुए पड़े हैं, और ये अखंड भारत का एक मुखौटा वैसे लगा के लोगों के सामने पेश करते हैं, जो कि एक उसका घृणित रूप है। असली रूप आना चाहिए, क्योंकि जो भी आदमी पहले आता है, पुलिस को इन्फॉर्मेशन रहती है, उनकी सीक्रेट एजेंसी रहती हैं, उनका किसी का भी इस्तेमाल नहीं हो रहा है। लेकिन वो होने के बाद में सिर्फ नेताओं के ये भाषण आते हैं कि कोई भी अपराधी बख्शा नहीं जाएगा, और इस तरह के जो बात करते हैं वो लोगों को नीचे नहीं उतरते, क्योंकि वो प्रैक्टिकल नहीं है। दहिया साहब, लेकिन वहाँ पर जैसे कि आपको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और एक भारतीय जनता पार्टी के विधायक ही कह रहे हैं
कि ये जो अहिंसा हो रही है इसके बीच में चाइना का हाथ है, चाइना से हथियार आ रहे हैं, म्यांमार से लोगों को वहाँ भेजा जा रहा है ये करने के लिए। जैसे कि आपने कहा कि अखंड भारत का बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं, लेकिन अगर हम ज़मीनी स्तर पर करें तो सरकारें कोई उस पर कार्रवाई नहीं कर रही हैं। तो आप इसके विषय में क्या कहेंगे कि वाकई में इसमें चाइना का हाथ है? ऐसा है, ये तो बड़ा आसान है अपना पल्ला झाड़ने के लिए, अपनी बात को नकारने के लिए कि चाइना का हाथ है, पाकिस्तान का हाथ है, अमेरिका का हाथ है। तो हमारा हाथ कहाँ पर? हमारे हाथ को किसने, चाइना ने रोका है क्या? सर वही तो जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियाँ है, चाहे वो जो कोई भी है, वो क्यों नहीं कार्य कर रही है? उनको क्यों नहीं पता लगता? क्यों नहीं उनके पास इन्फॉर्मेशन आती कि हथियार कहाँ से आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, कि किसकी मिली भगत से आ रहे हैं? ये सिर्फ कुछ लोगों की मिली भगत से है, क्योंकि किसी भी चीज़ को चाहते हैं वो पके और उसका एक उग्र रूप आए और फिर हम उसको दबाएं, लोग परेशान हो, ताकि हमें याद करें कि हम ही इस चीज़ का समाधान कर सकते हैं। तो उस बात को वो उस लेवल तक जाने देते हैं जिस तक वो नहीं जानी चाहिए। अगर ये एक्शन, अब ये बोलते हैं निप इन दी बड इटसेल्फ, अगर कांटे को शुरू में ही मसल दिया जाए तो तीखा रूप नहीं करता। तो इस तरह से इंटेलिजेंस इनपुट है इनके पास में मीडिया से और दूसरे माध्यम से रहती हैं। आजकल तो इतने माध्यम हो गए, मीडिया माध्यम हो गए हैं, किसी से भी आपको इंफॉर्मेशन मिल जाती है, क्योंकि जो हमारी इंटेलिजेंस है, हमारी आंखें हैं। आपने भी देखा होगा, एक पिक्चर थी 2 आंखें 12 हाथ, उसमें जो जेलर होता है वो 2 आंखें होती हैं, 12 बड़े जघन्य अपराधी होते हैं, सिर्फ उनकी आंखें कंट्रोल करती हैं। इस तरह से जो हमारे मोहल्ले में बगल में होता है, हमारी आंखें हर किसी की देखती हैं और हम किसी न किसी माध्यम से सरकार तक वो बात पहुंचती है, लेकिन उस माध्यम को दबा के रखा जाता है ताकि ये ना हो कि यहाँ पर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। तो ये ठीक ठाक की अपनी एक बड़पन की, अपनी एक मान बढ़ाई की पॉलिसी को छोड़कर एक हकीकत पर आना पड़ेगा और तभी इन चीज़ों का समाधान हो पाएगा। दहिया साहब, जैसे कि आपने देखा कि 2 दिन पहले की घटना है, जयपुर से मुंबई ट्रेन जा रही थी, उसके बीच में 2 पुलिसकर्मी जिनकी की ड्यूटी थी कि वो जो ट्रेन के बीच में सफ़र कर रहे थे यात्री, उनको सुरक्षा मुहैया कराएं। एक एएसआई टीकाराम मीना और उसके साथ में एक कांस्टेबल चेतन सिंह था। उनकी आपस में किसी बात को लेकर बहस होती है, जो कि जानकारी हमें मिली है और जो जानकारी बाहर निकल कर आई है उसमें मोदी और योगी को लेकर बहस होती है। टीकाराम मीना जी जो हैं, जो कि एएसआई थे, वो ये कहते हैं कि भाई उनके मोदी और योगी के राज में बेरोज़गारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है। उसको लेकर चेतन सिंह, जो कि उनका एक कांस्टेबल था, जो कि रोज़ उनको सलूट मारता था, रोज़ उनको नमस्कार करता था, जो उनको रोज़ उनको रिपोर्टिंग करता था, वो इतनी तैश में आ जाता है कि वो पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली चलाता है और उनको मार देता है। उसके बाद नफरत में भर के वो इतना पूरी ट्रेन में जाता है, उसको कोई भी जो मुस्लिम मिलता है, एक मुस्लिम जो सुबह 5 बजे सिर्फ उठा ही था, बिना क्या उसका कसूर था, ना बिना टिकट पूछे, बिना पहचान पत्र पूछे उसको गोली मार देता है। फिर आगे चलता है, एक और मिलता है, उसको गोली मार देता है। ऐसे करके वो 3 लोगों को मौत के घाट उतार देता है। ये क्या कार्यशैली है? और शाम तक जो है सुबह 5 बजे का वाक़या है और 10 बजे तक कहीं पर भी किसी चैनल के ऊपर कहीं पर भी खबर नहीं दिखाई जाती। सरकार क्यों इस प्रकार की खबरें दबाती है? ये सरकार ये चाहती है कि ये इस तरह की कोई भी घटनाएं ना है ताकि सरकार की बदनामी ना हो। और जो कार्य प्रणाली की बात है, जब कोई भी फौज के अंदर भर्ती होता है तो मानसिक स्थिति उस बंदे की शुरुआत में मेडिकल होता है, मानसिक तौर पर वो मेंटली फिट होता है, फिजिकली फिट होता है, तभी उसको करते हैं। लेकिन सर्विस के दौरान वहाँ का जो वातावरण होता है, जो माहौल होता है, वो सारा उससे इफेक्टेड होता है। चाहे उसका खाने का हो, मैस की प्रॉब्लम हो, या छुट्टी ना मिलने की हो, या ऊपर जो ऑफिसर हैं उनका कोई दबाव हो, तो मानसिक स्थिति इतनी ज़्यादा परेशानी हो जाती है कि वो कोई भी कदम लेने के लिए तैयार हो जाता है। क्योंकि जो बेसिक रूट अगर हम देखेंगे, सरकार की व्यवस्था है जो वहाँ पर उनको दी जाती है, वो इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं है। जाके प्रैक्टिकली वहाँ पर हक देखो कि फौजियों को उनको समय पर छुट्टी नहीं मिलती, उनकी घर की प्रॉब्लम हर किसी को होती है, उनकी घर की प्रॉब्लम कोई भी सॉल्व नहीं करता है। जैसे पहले फौज में कोई होता था तो उसकी फौज में अगर वो वहाँ पर एसपी को लेटर लिख देता था, एसपी उसके घर जाके सारी उसके हालचाल पूछता था, तो वो मेंटली तौर पर सेटिस्फाइड हो जाता था, उसको ज़्यादा उस चीज़ों की आवश्यकता नहीं थी। तो इस तरह से ये छोटी छोटी जो फ्रस्ट्रेशन होती है, घर की है, सर्विस का माहौल है, और सीनियरों का सिर्फ एक आदेश मानने वाली हैं, और जो पॉलिटिकल माहौल हमारे देश में जो चल रहा है जिस तरह से कि जो नफरत का है, अखंडता की जो खंड खंड
करने की जो बात हो रही है, ये सारा कम्युनिटी इफेक्ट, सारी चीज़ों का मिलके एक आदमी उसका मन जल जाता है, उसको ये पता नहीं क्या सही है क्या गलत है, बस उसको यही लगता है जो उसने बात मन में सोच ली, धारण कर ली है, वही सही है और दूसरा गलत है। वो उसका कोई भी अपोजिशन बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि वो छोटे नीचे ओहदे का है, तो उसका अपने बड़ों पर हक चलाने का, कोई उसको अपना बात व्यक्त करने का कोई मौका नहीं मिलता। और जब कोई नहीं मानता तो उसके हाथ में सिर्फ एक सत्ता जो उसके हाथ में बंदूक दे दी है, उसको चलाने के सिवाय वो सोचता मेरे पास में और कोई तरीका नहीं जिसको कि मैं अपनी बात को अच्छी तरीके से मैं रख सकूं। तो इन्हीं चीज़ों की वजह से ये जो इन्होंने जो फेक माहौल जो बनाया हुआ है, पॉलिटिकल माहौल बनाया हुआ है, ये हर किसी आदमी को अंदरूनी दिमाग से ये परेशान करता है। और वही परेशानी एक दिन वो बाहर इस रूप में आती है कि वो 4-5 पर गोली चला देता है, उसको ये पता नहीं चलता मैंने कितनों को कर दी। और फिर बड़ा आसान होता है कि वो मानसिक तौर पर ठीक नहीं था, मानसिक तौर पर उसकी हालत ख़राब होने वाला दोषी कौन है? हमारी कानून व्यवस्था, हमारी सामाजिक व्यवस्था, हमारी पॉलिटिकल व्यवस्था। और जहाँ जिस एनवायरनमेंट में, जिस वातावरण में वो नौकरी कर रहा है, वो सब, क्योंकि उनकी बातों का कोई भी ध्यान नीचे वालों का, सिपाहियों का या उससे ऊपर वालों का कोई भी ध्यान नहीं देता। सब बातों को अब उनके ऊपर थोपना चाहते हैं, जो कि गलत हो जाता है। उनकी जो वेलफेयर है, उनकी वेलफेयर देखने वाला कोई नहीं है, तो झल्लाहट में फिर ऐसे ही। सर, जैसे जो दिल्ली पुलिस है, दिल्ली पुलिस के बीच में जब दिल्ली की आबादी 1.5 करोड़ थी तो उस समय 95,000 पुलिस कर्मचारियों की ज़रूरत थी। अब जब दिल्ली की आबादी लगभग 3 करोड़ के करीब है, 2.5 और 3 करोड़ के बीच है, तब भी हमारे पास जो पुलिस फोर्स है वो सिर्फ 84,000 कांस्टेबल है। तो इसका परिणाम ये है कि जो पुलिस वालों को लगभग 12-12 से लेकर 18-18 घंटे तक ड्यूटी करनी पड़ रही है। तो जैसे कि आपने बताया कि ड्यूटी का जो वातावरण है वो इस प्रकार का है कि जो कोई व्यक्ति 18 घंटे ड्यूटी करेगा तो निश्चित रूप से वो मानसिक तौर से परेशान हो जाएगा और वो इस तरीके की हरकतें करेगा। इस विषय में आप क्या कहेंगे कि सरकार को क्या कदम लेने चाहिए कि जो और कार्यालयों के बीच में, जैसे और विभाग कह ले, उसके बीच में ड्यूटी के टाइमिंग है कि 8 से 12 घंटे की ड्यूटी है, लेकिन यहाँ तो 18-18 घंटे ड्यूटी होती है। इसको कैसे, आप क्या संदेश देना चाहते हैं सरकार को, क्या कहना चाहते हैं कि क्या करना चाहिए? देखिए, जहाँ तक एक दिल्ली का पर्सन है कि इनको 18-18, 20-20 घंटे ड्यूटी करनी पड़ती है, यहाँ भी वही हालत होती है कि जो कोई भी जाता है उसकी प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन नहीं होती। एक कॉल ख़त्म होती है तो दूसरी कॉल आ जाती है। दिल्ली एक सेंसिटिव एरिया है। यहाँ पर जो एक एसआई है जिसको कि मुख्य तौर से एक किसी भी एफआईआर की कॉग्निजेबल जो ऑफेंस है, जो संज्ञान लेने लायक ऑफेंस है, उसके लिए उसके पास में एक साल में तकरीबन 150 से 200 एफआईआर रहती है जिसका कि उसको इन्वेस्टिगेशन करनी है। वही अगर हम दूसरी व्यवस्था हमारे जैसे हरियाणा है या जो स्टेट हैं उनमें लें तो उनके पास में साल में 25 से 30 या 40 तक एफआईआर होती हैं, जो कि एक एसआई वहाँ पर उनका इन्वेस्टिगेशन करता है। जब इतना ज़्यादा फर्क होगा, इतना ज़्यादा वजन होगा, ना तो इन्वेस्टिगेशन ठीक से हो पाएगी और ना ही वो किसी को न्याय ये दिला सकते हैं। और पुलिस के ऊपर भी इतना ज़्यादा प्रभाव रहता है कि यहाँ पर वीआईपी मूवमेंट रहता है, आधे से ज़्यादा फोर्स वहीं लगा दी जाती है। इसलिए एफआईआर किसी के खिलाफ होती है या वो होती है, यहाँ पर पुलिस फोर्स और दूसरी जो कानून व्यवस्था है, जो दूसरे डिपार्टमेंट हैं, उनके पूर्ण रूप से ना होने के कारण ये अव्यवस्था फैलती जाएगी और ये फैलती रही है और इसका रोकना बड़ा मुश्किल है जब तक कि इसको टोटली आज के सिनेरियो में नहीं देखेंगे कि उस टाइम कितनी थी। एक वर्क फोर्स, एक एस्टेब्लिशमेंट होता है, एक एस्टेब्लिशमेंट के अंदर एक वर्क फोर्स का कैलकुलेशन किया जाता है कि इतने जो सिपाही हैं, इतने एसआई हैं, इतने डीसीपी हैं, इतने आदमियों के ऊपर होने चाहिए। तो जब तक ये अनुपात ठीक नहीं होगा तो इस तरह से घटना कम नहीं होंगी, वो बढ़ती ही चली जाएंगी। देखिए साहब, आपका कहना यही है कि यही कारण है कि पुलिस वालों के ऊपर इतना ज़्यादा वर्कलोड है दिल्ली में कि जो 156(3) से भी ऑर्डर होते हैं, लोग कोर्ट से आदेश लेकर आते हैं, उनके ऊपर भी जो पुलिस कार्रवाई नहीं करती है, आरोपियों के ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं करती है। तो क्या यही कारण है कि पुलिस के पास इतना ज़्यादा वर्कलोड है कि वो जो भी वहाँ पे एफआईआर कराने के लिए जाता है उनकी कोशिश यही रहती है कि एफआईआर ना दर्ज की जाए?
उनका यही रहता है कि FIR दर्ज ना किया जाए कि उनका काम बढ़ेगा, और वो किसी न किसी बहाने से उसमें कैंसिलेशन रिपोर्ट फाइल कर देते हैं या और कोई बहाना करके कर देते हैं या पेंडिंग में रख देते हैं। तो इस तरह से एक थाने के अंदर प्रैक्टिकली जब आप जाके देखेंगे तो एक जो FIR अगर हो गई है तो कोर्ट के अंदर 7 से 8 साल ऐसे ही थाने में पड़ी रहती है और उसकी प्रॉपर और उसकी कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन नहीं होती है, और इस वजह से वो फिर कोर्ट के अंदर केस जाता है, 3-4 साल वहाँ पड़ा रहता है। तो कोई भी केस एक सामान्य हम देखेंगे तो 10-12 साल का समय उसमें लग जाता है जब तक कि कोर्ट में उसकी एविडेंस की रिकॉर्डिंग वगैरह होती है। फिर आगे कोर्ट से आगे भी शुरुआत ये हो जाती है। साहब, जैसे कि कई केस हमने देखा है कि जब भी हम जाते हैं कई जगह हम पड़ताल करते हैं, हमारा चैनल भी जाता है कि हम देखते हैं कि कई केसों में 10-10 साल हो गए, चार्जशीट ही फाइल नहीं होती, 8-8 साल से चार्जशीट ही फाइल नहीं हो रही है। तो उस में अगर जो पीड़ित होता है वो क्या कर सकता है, किस प्रकार जाके वो उनको ऊपर प्रेशर बना सकता है कि भाई मेरे केस में अब ये चार्जशीट फाइल हो, ताकि कोई मुकदमे का जो है सामने परिणाम सामने आए। ऐसा है कि पीड़ित के पास में, क्योंकि वो इन्वेस्टिगेशन की स्टेज होती है और कोर्ट में भी जाते हैं, वो कहते हैं भी हम कानून के तहत है, हम पुलिस के ऊपर दबाव ये नहीं डाल सकते कि आप इन्वेस्टिगेशन इस तरह से इस डायरेक्शन में करो, क्योंकि कोर्ट की भी एक अपने कानून के साथ में बंधा हुआ है। तो इसलिए उसके पास में ज़्यादा से ज़्यादा हाई कोर्ट में जाके रिट फाइल करने का होता है कि वो है, फिर वहाँ से भी हाई कोर्ट से आदेश मिलता है इसको जल्दी कीजिए, लेकिन जल्दी के नाम पर फिर वही वो हो जाती है और आदमी हताश हो जाता है। किसी के पास मेंटली, फिजिकली और फाइनेंशली इतनी औकात नहीं रहती कि वो इस सामाजिक व्यवस्था से, कानून व्यवस्था से वो ज़्यादा लड़ सके। इसलिए भगवान के भरोसे पर रह के ही वो अपने को आखिर में सांत्वना देने का प्रयास करता है। धैर्य साहब, मैं आपसे एक और प्रश्न करूंगा। जैसे कि इस समय देश के बीच में हिंसा का दौर चल रहा है, जगह जगह पर ये साबित करने की कोशिश की जा रही है, दो समुदायों के बीच में झगड़ा कराया जा रहा है। आप देखते हैं कि अभी नूह के बीच में 6 लोग जो है हिंसा के बीच में मारे गए, जो कि एक आधिकारिक आंकड़ा है, और 100 से ज़्यादा गाड़ियां जो है पुलिस की हो या पब्लिक की हो जला दी गई, सैकड़ों दुकानें लूट ली गई। जो हमारे यहाँ पर एक हीरो होंडा की कंपनी है मनेसर के भी, उससे 250 मोटरसाइकिल लूट लिए जाते हैं। तो ये क्या विदेश में संदेश जा रहा है, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, आगे हमारे देश की क्या छवि बनेगी? ऐसा है कि हम इसके अंदर जहाँ तक कि बाहर के विदेशों का पर्सन है हमारे बारे में सोचने का, क्योंकि हम कितनी ही अपनी मान बढ़ाई कर लें तो इससे कोई फ़ायदा नहीं है। ज़मीनी हकीकत कहीं न कहीं पर आ जाती है, क्योंकि जैसे अपोजिशन का काम होता है कि जो किसी भी स्थान पर जहाँ भी पूरी की में गंदगी है वो अपोजिशन दिखाएगा, जो आदमी सत्ता में है वो अपने कनॉट प्लेस की ऊंची ऊंची इमारतों को दिखाएगा। तो जब हम गंदगी को शो करते हैं तो ये कहते हैं कि ये जो अपोजिशन है ये तो सिर्फ एक बदनाम करने के लिए कर रही हैं। तो इस तरह से बाहर की भी जो चीज़ें हैं, जो हमारी व्यवस्था की बाहर, इसमें जो दूसरे देशों के अंदर हमारा जो सिग्नल जाता है वो सिग्नल यही जाता है कि हिंदुस्तान में ज़मीनी हकीकत और कुछ है और ऊपर की मुंह बोलने की हकीकत और कुछ है। वहाँ पर जब हमारे प्रधानमंत्री जी अमेरिका में गए, वहाँ पर 71-72 संसदों ने इस बार ये पूछा था कि यहाँ पर इतने क्रिमिनल ये घटनाएं क्यों होती हैं, तो वहाँ पर हमारी सरकार की तरफ से कोई संतुष्ट जवाब नहीं दिया गया था, ऐसा क्यों हो रहा है। और ये यही रीज़न है कि आज हमारा देश है हैप्पी इंडेक्स में 140-45 नंबर पर है, और जो हमारा भूखमरी का नंबर, अब ये कहते हैं भी हर जगह हम खाना दे रहे हैं, 80 करोड़ को सरकार ही कह रही है हम 80 करोड़ को हम खाना दे रहे हैं। जब 80 करोड़ को खाना दे रहे हैं तो हिंदुस्तान में तरक्की कहाँ से हो गई है? ये शर्म वाली बात है ना सर। शर्म वाली बात है। लोग अगर जो 5 किलो अनाज के ऊपर जी रहे हैं और ये बड़ा छाती पीट कर कहती है हमारी जो केंद्रीय सरकार है कि हम 84 करोड़ लोगों को अनाज दे रहे हैं फ्री में, तो 135 करोड़ तो जनसंख्या ही है। आपका कहना बिल्कुल ठीक है। तो विकास कहाँ है, कहाँ विकास दिख रहा है? अगर हम बात करें, जैसे भी आपने बताया, तो मीडिया जो है, जो पत्रकार थे पहले, अब वो पत्रकारिता नहीं रही। अब आप देखते हैं कि कोई भी चैनल, कोई भी ज़मीनी हकीकत दिखाने के लिए तैयार नहीं है। अगर कोई दिखाता है तो उसके ऊपर जो है तुरंत कार्रवाई कर दी जाती है, उसके ऊपर ED CBI लगा दी जाती है, विपक्ष को ख़त्म कर दिया गया है। तो देश में कैसे विकास होगा, कैसे आगे बढ़ेगा देश? ये देखिए, जो ओछी राजनीति है, जो छोटी किस्म की राजनीति है, इनसे ऊपर उठना पड़ेगा और जो हकीकत है उसको सामने रख के वो करो, अपने ज़्यादा आंकड़े पेश ना करो, क्योंकि देश के अंदर प्रतिभाओं की कमी नहीं है
और जो ये सरकार ये कहती है हम तो विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, ये सारा एक ढकोसला है। हम आज तक अगर हम देखें तो जो नोबेल पुरस्कार है, जो नोबेल प्राइज मिलता है वर्ल्ड में कि जिन्होंने क्या अच्छे काम किए किसी भी डायरेक्शन में, आज तक कम से कम नहीं तो 10,000 नोबेल पुरस्कार मिल चुके होंगे। उसमें भारत के सिर्फ 8 हैं। 8 में ये सोचते हैं कि विश्व गुरु बन गए। उनमें से भी 4 ऐसे हैं जो कि विदेशी नागरिक थे या विदेशी नागरिकता ग्रहण कर ली थी, जिनमें एक मदर टेरेसा भी है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो सिर्फ 4 भारतीय हैं जिनको कि आज तक है नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। तो इससे पता चलता है कि भाई हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं या हम सबसे नीचे गर्त में बैठे हुए हैं। मान बढ़ाई से कुछ नहीं होता है। मान बढ़ाई अपने आप मुंह से अपने करोगे तो उतने ही ज़्यादा नीचे गिर जाओगे, दूसरों को पता चलता है। क्योंकि ये तो वही बात होगी, थोथा चिना बाजेगा ना, कि जितने ज़्यादा हम अंदर से थोते होंगे उतने ही ज़्यादा हम लंबी चौड़ी बात कहेंगे। और एक और बात आती है, जो डूम होते नाचने वाले होते हैं उनके घर बड़ाइयों में जाते हैं। वो राजाओं की बड़ाई करते थे तभी वो होते थे। इसलिए कहते हैं यहाँ लोकल उसमें कि डूमों के घर बड़ाइयों में जाते हैं। अपनी ज़्यादा बड़ाई ना मार के, सेखी ना मार के लोगों के दुख दर्द को समझें और उसके मुताबिक काम करें, तो तभी देश का विकास हो सकता है। दहिया साहब, मैं आपसे एक अंतिम प्रश्न पूछ रहा हूँ कि जैसे कि इस समय देश के बीच में राजनीति चल रही है, हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है। आप टीवी का कोई भी चैनल खोल लीजिए तो उसके बीच में जहाँ भी देखेंगे तो हिंदू मुस्लिम ही किया जाता है, कहीं विकास की बात नहीं होती है। तो जैसे कि अभी एक फोर्स के व्यक्ति ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर से उसके दिमाग में इतना जहर भर दिया गया था कि उसने बिना सोचे समझे रेलवे के बीच में 5 लोगों को मार दिया। अब हम रेलवे में भी सुरक्षित नहीं है। तो ये जो हमारी हुक्मरान है, ये देश को कहाँ लेके जा रहे हैं, कहाँ पर जाके रुकेगा ये देश? ये देखिए, ये जब तक के अपनी मानसिक स्थिति को ये नेता लोग ठीक नहीं करेंगे तब तक ये ऐसे ही बढ़ता जाएगा। क्योंकि इसमें इनको स्वाद आता है। क्योंकि अगर इनके ऊपर कोई भी जो गलत ज़बान बोलता है या जिसकी कोई वजूद नहीं है, अगर इसके ऊपर टैक्स लगा दिया जाए, जैसे चुगली करते हैं इसके ऊपर टैक्स लगा दिया जाए, तो लोग बड़ी मान बढ़ाएगी, चुगली की बातें करना छोड़ देंगे। क्योंकि इसके ऊपर जिस तरह से हम सर्विस लॉ बनाते हैं, अकाउंटेबिलिटी, कि वो आदमी जिम्मेवार होगा किसी भी चीज़ पर सीट पर बैठा, जैसे कोई ऑफिसर काम नहीं कर रहा है समय के, कोई SHO अपनी FIR दर्ज नहीं कर रहा है, तो इस तरह से अगर उनको पब्लिक अकाउंटेबिलिटी में अगर हम लेके आए, अभी इसका कौन जिम्मेवार है? इसी तरीके से नेताओं के जो हेड हैं, जो भी डिपार्टमेंट के हेड हैं, जो मिनिस्टर हैं, उनके ऊपर अकाउंटेबिलिटी की अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाए, चाहे थोड़ी सी भी आ जाए, अपने को थोड़ा सा भी इनको कांटा लगता है तो ये बड़ी ज़ोर से चिल्लाते हैं। कोई भी चीज़ हो जाती है तो ये जाके कहते हैं कि कहीं पर जेल में नंबर आ जाए, किसी का वो आ जाए, मैं तो हार्ट पेशेंट हूँ, मैं तो शुगर से परेशान हूँ, मैं उतना हूँ। लेकिन लोगों के बीच में जो उल्टी सीधी बात कहते हैं तब इनका सब चीज़ें ठीक रहती हैं। तो इस तरह से जो 2 मुंह की राजनीति है, इसको बंद करके अपने सीधी तरीके से लोगों की भलाई के लिए कार्य करें। क्योंकि इनको पब्लिक नुमाइंदा चुनती है, तो इसलिए ये सिर्फ पब्लिक अपने आप को नुमाइंदा समझें, रिप्रेजेंटेटिव समझें, उस तरह से कार्य करें, ना कि लोगों की भावना के साथ में खेल कर इनको भड़काएं, सांप्रदायिक दंगे कराएं। अभी हमें दहिया साहब ने बताया कि जो सरकारें हैं इनको अपनी मानसिकता बदलनी होगी, इनको जनता के विकास के लिए, जनता की भलाई के लिए काम करने होंगे। और जो इस प्रकार ये 2 समुदायों को लेके एक जहर फैलाया जा रहा है, इसके ऊपर अंकुश लगाना होगा। पुलिस कर्मचारियों को, नेताओं को, सबको अपना जो है अधिकार क्षेत्र समझना होगा। वो क्या जनता की भलाई के लिए कर सकते हैं उनको ये सोचना होगा। उनको किसी के दबाव में काम नहीं करना होगा, तभी जाके कहीं देश का विकास हो सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं दहिया साहब का धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने समय निकाला और हमारे स्टूडियो में आए और बड़े ही अच्छे ढंग से हमारे दर्शकों को बताया कि किस प्रकार देश में विकास हो सकता है, किस प्रकार जो देशवासी हैं वो कानूनी प्रतिक्रिया से गुजर सकते हैं। अपना अगर कोई उनके ऊपर कोई उत्पीड़न हो रहा है तो उसका जो है किस प्रकार वो कानूनी रूप से कोर्ट के बीच में जाकर अपना बचाव कर सकते हैं। धन्यवाद सर।